नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब जानेंगे रेस्पा एस्पा लोकेटर का सिद्धांत क्या कहता है। बहुत ही इजीली इसको समझेंगे, साथ में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अंदर क्या चीज़ें हैं, उच्चतम न्यायालय ने क्या इसके बारे में कहा है, ठीक है। रेस्पा एस्पा लोकेटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है। साथ में इसके एलिमेंट को देखेंगे कि इसका एलिमेंट क्या क्या है, साथ में इसकी सीमाएँ कौन कौन सी है और केस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको एग्जाम में भी लिखना होता है कि रेस्पा एस्पा लोकेटर का सिद्धांत क्या है, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं यानी कि जो भी तत्व हैं वो क्या क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, केसेस क्या हैं, ठीक है। आपको कुछ केस भी डालने होते हैं। तो संपूर्ण जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसी प्रकार से ये नोट्स है। बाकी ये जो नोट्स आपको चाहिए होगा तो हमको मैसेज करिए, नंबर मैंने अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने डाल दिया है। जो भी नोट्स है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का संपूर्ण नोट्स, और साथ में अगर आपको कंटेंट का भी चाहिएगा तो उसको भी आप बता सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट और चलिए पढ़ते हैं कि क्या है ये सिद्धांत। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं रेस्पा एस्पा लोकेटर का सिद्धांत क्या कहता है, क्या चीज़ें हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे। रेस्पा एस्पा लोकेटर के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे कहा गया है क्या चीज़ें हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। ये सिद्धांत का कहने का ही अर्थ है, कुछ विशेष परिस्थिति, कुछ ऐसी भी कंडीशन हमारे साथ आ जाती है जिसमें क्या होती है, जो भी घटना घटित हुई होती है उसमें वो चीज़ें स्वयं बोलती रहती हैं, ठीक है। कि ये जो घटना है किसके गलती के कारण, किसके रॉन्गफुल एक्टिविटी के कारण हुई है। तो यही बातें ये बोल रहा है, क्योंकि घटना इस प्रकार की होती है, ठीक है। थोड़ा सा आप ये जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष परिस्थिति में वस्तुएं, ठीक है, स्वयं बोलती हैं, क्योंकि घटना इस प्रकार की होती है कि उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसमें घटना का घटित होना किसी के उपेक्षापूर्ण कृत्य का परिणाम निश्चित रूप में हो, ठीक है। यानी कि मतलब जो घटना घटित हुई होती है वो एक तो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, साथ में वो साफ साफ दिखता है भाई किसकी गलती के कारण हुआ है, ठीक है। इस युक्ति का प्रभाव यह है कि सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है कि वह साबित करे कि घटना उसकी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये तो डिफेंस में आ जाएगी ये चीज़ें। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। बस यहाँ पर आपको जैसे कि लिखना हुआ एग्जाम में तो आप इतना भी चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ तक चीज़ें, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फुल स्टॉप है इसके इधर तक आप लिख सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो देखिए कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो कि स्वयं बोलती हैं और किसके कारण घटित हुई है, किसके गलती के कारण घटित हुई है, ठीक है। वो चीज़ें स्वयं में आप घटना को देखेंगे ना, आप जो भी मतलब उस समय का सिचुएशन है उसको देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे किसकी गलती है, ठीक है। जैसे कि कोई मतलब कि ट्रेन जैसे है, कोई ट्रेन है और वो क्या हो जाती है कि वो मतलब अपने स्टॉप पे जहाँ पे रुकना है वो नहीं, वहाँ पे न रुक करके आगे जाके रुक जाती है, जिससे कि कोई वहाँ पे बोगी खड़ा होता है या फिर कोई डब्बा खड़ा होता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसकी गलती आपको समझ में आती है, यहाँ पर गलती आपको देखेंगे साफ साफ नजर आती है उस ड्राइवर की, कि उसने ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर खड़ी करना था गाड़ी वहाँ पर उसने खड़ी नहीं की गाड़ी ट्रेन, और उसके बाद में वो जा करके थोड़ा सा आगे खड़ी कर दिया जहाँ पे खड़ी नहीं करना था, जिसके कारण वो ये जो क्षति है वो घटित हुई है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में लेकर के सोचिए, ठीक है। कि जैसे कि कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर हम किसको लायबल मानेंगे, उस चलाने वाले को, क्योंकि और कोई ट्रेन को चला नहीं सकता, वही चला रहा था, वो जाने किस प्रकार से घटित हुई है, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें डिपेंड करती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर अगर ये देखिए ये तो चीज़ें हो गई, कौन सा रेस्पा एस्पा लोकेटर का सिद्धांत हो गया। और अगर अब हमको ये चीज़ें केस मिल गई, ठीक है, अब आपको मान लीजिए आप तो वकील बनने जा रहे हैं, आपको केस मिल गई भाई, अब यहाँ पर उस बंदे को बचाना है कि वो बंदा बोल रहा है भाई ये जो ट्रेन है वो पटरी, जैसे कि जो पटरी था वो प्रॉपर तरीके से उसका नट ढीला हो गया था, या फिर नट सही नहीं था, या फिर ब्रेक नहीं लग रहा था, वो चीज़ें आपको प्रूव करनी होगी भाई कि मैं जो भी स्टॉप था वहाँ पर मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, बट क्या हुआ कि जो ब्रेक था वो वर्क नहीं कर रहा था और बहुत स्लो वर्क करने के कारण आगे जाके ऐसा एक्सीडेंट हुआ। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि इस उक्त का प्रभाव यह है कि सबूत का भार प्रतिवादी पर हो जाता है कि वह साबित करे कि घटना उसकी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुई है। तो वही है, जो भी ब्रेक नहीं लग रहा था उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। जो भी टीम है वो आएगी, ब्रेक को चेक करेगी, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर ब्रेक वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा था, ठीक है, जो भी चीज़ें नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे जो भी उपेक्षा है उसके जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे।
क्योंकि जब भाई ब्रेक ही नहीं वर्क कर रहा, आप कितना भी दबाओ तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो यही चीज़ें हैं। आप चाहे तो रेस्पाइरेटर जो भी सिद्धांत है ये रेस्पाइरेटर लोक्यूटर, उस सिद्धांत में इतना भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें तो मैंने आपको समझने के लिए बता दी। और अगर आपको अभी भी ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो जो भी गलती किया है जो भी बंदा, उसको ये सिद्ध करना होगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाकी ये बहुत सरल है कि जो भी भार होता है, जो भी गलती किया है उसके ऊपर होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में क्या कहा है कि रेस्पाइरेटर लोक्यूटर का सिद्धांत क्या है, क्या चीज़ कहता है। तो उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि नियमतः इस बात से कोई घटना घटित हुई है, कोई बात है उससे घटना घटित हुई है जिसका कारण नहीं पता चलता, जिसका हम कारण नहीं पता लगा सकते, उपेक्षा का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, वहाँ पर उपेक्षा का जो भी गलती का है साक्ष्य वो भी उपलब्ध नहीं है, किंतु घटना की परिस्थिति जो भी हुई है घटना ऐसी हो जाती है जिसमें किसी व्यक्ति की उपेक्षा का स्पष्टतः आभास होता है, ठीक है, जिसके कारण वह घटना घटित हो। तो ये जो डिफिनीशन है वो उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के जरिए दिया गया था रेस्पाइरेटर लोक्यूटर के इस सिद्धांत को, कि भाई उच्चतम न्यायालय का क्या व्यू है इस सिद्धांत को लेकर। तो यही व्यू है कि यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, उपेक्षा का कोई मतलब घटना घटित हुई है उसको पता नहीं है, ठीक है, उसका कोई कारण पता नहीं है, उसका कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, किंतु घटना की परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति की उपेक्षता स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है, ठीक है, आभास हो जाता है, जिसके कारण वह घटना घटित हुई है। तो इस सिद्धांत को उसने बोला ये सिद्धांत रेस्पाइरेटर लोक्यूटर के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़ें। और चलिए आपको आगे बताते हैं। ऐसी स्थिति में घटना स्वयं, ठीक है, बोलती है या फिर स्वयं प्रमाण करती है, ठीक है, कि उक्त लागू होता है ऐसे मामले के घटना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो सिद्धांत है उन्होंने दिया था उच्चतम न्यायालय ने, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो दो एलिमेंट है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा बोला गया कि ये अगर एलिमेंट होगा तो माना जाएगा कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, कि वो जो चीज़ें हैं वो रेस्पाइरेटर लोक्यूटर के अंतर्गत आएंगी। पहला है जो साधारण दशा में घटित ना हो, ठीक है, जो भी घटना घटित हुई है वो साधारण दशा में या फिर जो भी सिचुएशन है वो साधारण ना हो। और यहाँ पर सेकेंड है घटना की परिस्थितियाँ, ठीक है, जो भी परिस्थिति है प्रतिवादी के नियंत्रण में हो, यानी कि जो भी घटना घटित हुई है वो तो एक तो साधारण दशा में नहीं होनी चाहिए, दूसरा जो भी घटना है वो साधारण परिस्थिति या फिर जो भी प्रतिवादी है, जो भी वहाँ पे जैसे कि ट्रेन ड्राइवर था उसके नियंत्रण में था ना पूरी चीज़ें, वो तो पूरा डब्बा को, पूरा जो ट्रेन है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वही चीज़ें, घटना की परिस्थिति प्रतिवादी के नियंत्रण में हो, ठीक है, सभी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं वो उस व्यक्ति के नियंत्रण में हो जो भी जिसके कारण ये घटना घटित हुई। ये केस आप देखेंगे बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के, बिना केस से कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती। चलिए देख लेते हैं केस। आपको केस भी एग्जाम में लिखना है, ये केस बेहिचक डालिएगा, नंबर एकदम फुल मार्क्स आपको मिलेगा। डोंट मतलब कोई भी आप जो भी हिचकिचाहट है वो निकाल दीजिए। और ये जो केस है सी रंगनाथ एंड बनाम तमिलनाडु राज्य का ये केस है। इस वाद में देखिए क्या हुआ था कि वाद में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जो भी चीज़ें हैं, और नोट्स चाहिए होगा तो नंबर मैंने दिया है, आप मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में है नंबर व्हाट्सअप का, वहाँ पे मैसेज करिए, ठीक है, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। यही नहीं, टॉट के फुल नोट्स आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस वाद में क्या हुआ था, जहाँ 26 वर्षीय महिला के नाक कान से लगातार खून बह रहा था, सरकारी अस्पताल में उसको ले जाया गया था, उसके बाद नसबंदी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी, ठीक है, नसबंदी का, उसके नाक के खून निकल रहा था, नसबंदी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में भी उसके नाक से खून निकलना बंद नहीं हुआ। अब पता नहीं उन लोगों ने किस प्रकार से उसके नाक की नसबंदी की थी, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप भी समझिएगा केस को, थोड़ा सा आप और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए बुक ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट नोट्स है के पश्चात, ठीक है, नसबंदी के पश्चात भी उसका नाक से खून बनना बंद नहीं हुआ था, ठीक है। उसे किसी भी चिकित्सक के द्वारा उसे संभाला नहीं गया, तो जो नसबंदी किया और उसके बाद में उसको लेटा के दिया गया था या फिर कहीं पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद में भी उसके मतलब अब जैसे कि अपने नाक का ऑपरेशन किया है, नसबंदी किया है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देना जरूरी होता है। एक तो उसका नाक का खून बना बंद भी नहीं हुआ, और एक तो आप उसको देख भी नहीं रहे हो, संभाला नहीं गया, एवं अंततः उसकी मृत्यु हो गई। जब संभाल लेंगे नहीं तो उसकी डेथ तो होना ही है, नाक से सब खून उसके निकलने लगा तो क्या होगा। घटना से असावधानी स्पष्टतः झलक रही थी, अतः न्यायालय ने उस मामले में, ठीक है, उस मामले में इस कदर लाइव के जो भी रेस्पाइरेटर लोक्यूटर उस सिद्धांत को लागू किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को न्यायालय ने लागू किया था। यहाँ पर जो भी घटना है ये वो इम्पॉसिबल, मतलब साधारण दशा में नहीं थी उस व्यक्ति की। देखिए यहाँ पर मृत्यु, जो भी वो लेडीज़ थी
महिला थी 26 वर्षीय, उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। साथ में जो यहाँ पर घटना है वो किसके नियंत्रण में थी, जो भी वहाँ के मतलब हेड थे या फिर आप बोल लीजिए सरकारी जो भी अस्पताल के जो भी वहाँ पे हेड जो भी जिन्होंने ऑपरेशन किया था उन लोगों के नियंत्रण में थी। बट उन्होंने ऐसा अपने जो भी प्रॉपर चीज़ें थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट थी उस महिला को नहीं दिया, जिस कारण ये चीज़ें घटित हुई। बाद में न्यायालय ने ये जो सिद्धांत है लागू करके उनको दोषी करार दे दिया। ठीक है, बहुत ही ईजी है और थोड़ा सा समझने की देरी है। ये 2 चीज़ें हैं, ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो आप डाल दीजिएगा उच्चतम न्यायालय के अनुसार ये 2 एलिमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, ये 2। ठीक है, साथ में ये केस ज़रूर डालिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है, इस नियम की कुछ अधोलिखित सीमाएं भी हैं। ठीक है, लिमिटेशन है, जैसे कि भाई तुम ज़्यादा ना भागो। ठीक है, उसको थोड़ा सा बांध भी दिया गया है। तो इसकी सीमाएं थोड़ा सा हम देख लेते हैं रेस्पाइस पर लोकेटर की। इस नियम की अधोलिखित सीमाएं हैं, यह तभी लागू होगा, ये फर्स्ट 3 पॉइंट है और इन 3 पॉइंट में इनकी सीमाएं डिसाइड की गई है। यह तभी लागू होता है जब दुर्घटना का कारण, ठीक है, पूर्ण रूपेण, ठीक है, पूर्ण रूप से प्रतिवादी के रूप में, ठीक है, प्रतिवादी के जानकारी में हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसकी जानकारी में ना हो, उसकी जानकारी में हो, स्पष्ट रूप से प्रतिवादी या उसके कर्मचारी के नियंत्रण में हो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस वाले में, तो अब चाहे तो सरकारी अस्पताल का जो भी हेड था वो चाहे तो वहाँ पे उस महिला को, उसके कर्मचारी को अपना भेज करके सुई लगवा सकता था, जिससे खून बनना बंद हो जाता। अगर ऑपरेशन सही से नहीं हुआ था तो उसको फिर से कर्मचारी से बुलवा करके अपना ऑपरेशन सही से कर सकता है, या फिर जो भी आवश्यक सावधानी, तब तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं, उस तरीके से बता नहीं सकते, लेकिन वो प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट तो ज़रूर कर सकता था। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो भी मतलब दुर्घटना है उसकी जो भी पूर्ण नियंत्रण उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा उस चिकित्सक के हाथ में उसका नियंत्रण था, बट उन्होंने अपने जो भी नियंत्रण है उसका सही से यूज नहीं किया। उसमें भर्ती थी लेकिन उसने सही से इलाज नहीं किया। तो यही चीज़ इसमें यही है। सेकंड है, दुर्घटना इस प्रकार की हो कि यदि प्रतिवादी या उसके कर्मचारी उचित सावधानी का प्रयोग करते तो वह न घटित होती। तो यही बात है, फर्स्ट वाले में पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए, बाद में बोला गया कि कर्मचारी अगर उचित सावधानी बरतते तो घटना नहीं होती। तो वही है, सेकंड भी पॉइंट है। घटना के कारण की व्याख्या का अभाव हो, तो यही चीज़ है। अब उसकी डेथ हो गई तो यहाँ पर साफ साफ जो उसका नेग्लिजेंस उपेक्षा है वो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे डॉक्टर ने प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, नाक से खून बह रहा है और आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उसका आपने जो भी नसबंदी किया नाक का वो भी सही से नहीं किया। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो गलती है वो डॉक्टर की है, या तो वो सही से पढ़ के नहीं आया होगा डॉक्टरी, या फिर किसी प्रकार का और भी चीज़ें होंगी, वो मैं नहीं बता सकता। वो सभी चीज़ें तो आप कोर्ट उनको बताएगी किस प्रकार से उसको दंड देना है। ठीक है, तो ये है भैया रेस्पा लोकेटर का सिद्धांत, बहुत ही IMP है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंग्लिश में भी ये पूछा जाता है, इंग्लिश का टॉपिक इसमें भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। फर्स्ट लिखिएगा रेस्पा लोकेटर का ये सिद्धांत, हेडिंग डालिएगा, साथ में ये आप लिख दीजिएगा जो भी सिद्धांत है। ठीक है, और आप ये ज़रूर डालिएगा, अगर आप ये लिख सके उच्चतम न्यायालय वाला चीज़ें तो उसको ज़रूर डालिएगा। बाकी ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यहाँ पर 2 कैटेगरी डिसाइड की गई कि अगर ये चीज़ें रहेंगी तभी रेस्पा लोकेटर का ये जो सिद्धांत है लागू होगा। साथ में ये केस को ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, ये जो भी केस है इसको ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। बाकी इसकी जो सीमाएँ हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी उसको भी आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा पॉइंट हो जाएगा जब आप लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे तो शॉर्ट में है, और आप अपनी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से यह सिद्धांत लागू होता है। और अगर आप और भी इसको बड़ा क्वेश्चन में लेके जाना चाहें तो 1-2 और केस इसमें आप ढूंढ लीजिएगा रेस्पा लोकेटर के अंतर्गत। ठीक है, आप 1-2 और केस लगा करके डाल सकते हैं, नहीं तो ये उच्चतम न्यायालय का पूरा भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शॉर्ट ही नोट्स है, आप फुल इसी तरीके से भी चाहे तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से आप लिखिएगा, थोड़ा सा मेरा यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा कम सही है, आप और भी अच्छे ब्यूटीफुल तरीके से लिखिएगा, आप अच्छा नंबर पाएंगे, आई होप। ठीक है, अब आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई। नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स के लिए मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, जय हिंद।